नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सबके स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे होंगे। मैं हूं दुर्गेश डीके, आपका फ्रेंड। दोस्तों आज हम बात करेंगे इतिहास के शानदार प्रश्न की, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या है, प्राचीन काल में नालंदा महाविहार के कुलपति कौन थे। प्राचीन काल में नालंदा महाविहार के कुलपति कौन थे, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 शीलभद्र आपका करेक्ट आंसर है। अगर हम बात करें हु वाज द वाइस चांसलर ऑफ नालंदा महाविहार इन एंशियंट इंडिया, तो आपका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों, शीलभद्र इज राइट आंसर। अगर हम बात करें नालंदा महाविहार से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जो कि आप एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें प्राचीन काल में नालंदा विश्वविद्यालय कुलपति शीलभद्र थे। आप सब जानते हैं प्राचीन काल में जो नालंदा विश्वविद्यालय था, जो बिहार में स्थित था, उसके कुलपति कौन थे, शीलभद्र थे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त सम्राट कुमार गुप्त ने की थी। आप सब जानते हैं नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कौन करते हैं, कुमार गुप्त करते हैं। और शीलभद्र हेनसांग के समय नालंदा विश्वविद्यालय के प्रधानाध्यापक थे। और नालंदा में स्थापित 3 पुस्तकालयों का वर्णन मिलता है, जिनका नाम है रत्न सागर, रत्नोदधि, फिर आपका रत्न रंजक। आपका 3 इसमें पुस्तकालयों का वर्णन मिलता है। कौन कौन मिलता है दोस्तों, रत्न सागर, रत्नोदधि और रत्न रंजक जो पुस्तकालयों को नाम मिलता है। और यह विश्वविद्यालय प्राचीन भारत का उच्च शिक्षा का केंद्र था, जिसमें बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय की शिक्षा दी जाती थी। अगर एग्जाम में पूछा जाता है नालंदा विश्वविद्यालय में किसकी शिक्षा दी जाती थी, तो बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय की शिक्षा दी जाती थी। लेकिन बाद में इसको महान सम्राट हर्षवर्धन और पाल शासकों के भी संरक्षण मिला। आप सब जानते हैं नालंदा विश्वविद्यालय को महान सम्राट हर्षवर्धन और पाल शासकों का काफी योगदान था नालंदा विश्वविद्यालय के अस्तित्व में लाने का, और उन्हें दान संरक्षण भी देते थे। जो बड़े बड़े राजा होते थे और जो सम्राट होते हैं, तो वो नालंदा विश्वविद्यालय को संरक्षण उनका मिला था। और इस विश्वविद्यालय में चीनी यात्री हेनसांग और इत्सिंग ने कई वर्षों तक सांस्कृतिक व दर्शन की शिक्षा ग्रहण की थी। आप सब जानते हैं दोस्तों। अगर हम बात कर लेते हैं अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, तो गुणमती कौन थे, नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य जी थे। कौन थे, आचार्य जी थे, बहुत अच्छे आचार्य जी रहे होंगे। सारिपुत्र कौन थे, गौतम बुद्ध के शिष्य थे। आप सब जानते हैं गौतम बुद्ध के शिष्य सारिपुत्र थे, जिनके मृत्यु पर बुद्ध काफी शोक में चले जाते हैं। दीपांकर कौन थे, बौद्ध धर्म वज्रयान शाखा के महान दार्शनिक थे। जो दीपांकर थे वज्रयान शाखा के महान दार्शनिक थे, फिलॉसफी थे। कौन, दीपांकर जी थे। दोस्तों अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, किसने न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड शीर्षक से लेखों की एक श्रृंखला प्रकाश की, जहां नरमपंथी राजनीतिक आलोचना प्रस्तुत की गई। किसने न्यू लैम्प्स ओल्ड शीर्षक से लेखों की एक श्रृंखला प्रकाशित की, जहां नरमपंथी राजनीतिक आलोचना की, जहां नरमपंथी वालों को एकदम आलोचना करता है। कौन, अरविंदो घोष। अरविंदो घोष इज द राइट आंसर। जो इंग्लिश का अभ्यर्थी हैं वो लोग भी इसे नोट कर लिए होंगे। तो अरविंदो घोष आपका करेक्ट आंसर है, जिन्होंने न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड की पुस्तक रचना की थी। अगर हम बात करें, अरविंदो घोष ने न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड शीर्षकों से लेखों की एक श्रृंखला प्रकाशित की थी, जहां उन्होंने नरमपंथी विचारधाराओं की राजनीतिक आलोचना की थी। कौन, अरविंद घोष जी। वो नरमपंथी के खिलाफ थे, गरम दल के टाइप के थे। कौन, अरविंद घोष। अगर हम बात करें, न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड के श्री अरविंदो घोष द्वारा लिखा गया था और 1893 को प्रकाशित किया गया था। आप सब जानते हैं, आप सब होनहार विद्यार्थी हैं। अगर हम बात करें, यह भारत के एक दार्शनिक योगी थे, गुरु भी थे, कवि थे, राष्ट्रवादी थे, ऑलराउंडर टाइप के थे। इनसे आप बैटिंग भी करा ले सकते थे, आप बॉलिंग भी, सब कुछ, फील्डिंग सब कुछ। इन्होंने अपने लेखों की एक श्रृंखला के माध्यम से राजनीतिक आलोचना की थी। और 1902 से लेकर 1910 तक श्री घोष ने ब्रिटिश राज से भारत को मुक्त करने के लिए संघर्ष में भाग लिया था। बहुत बड़े विचारक भी थे ये। अगर हम बात करें, राजनीतिक गतिविधियों के चलते इनको 1908 में कैद कर लिया गया था। आप सब जानते हैं। बाद में पंडिचेरी चले जाते हैं, फिर अपना एक आश्रम खोज लेते हैं और 1926 में श्री अरविंदो घोष का आश्रम के रूप में विख्यात हो जाता है और इनका आकार बड़ा हो जाता है। अगर हम बात करें, इनके आश्रम का आकार बड़ा हो जाता है। आप लोग नोट कर लिए होंगे। अरविंद घोष जी काफ़ी फेमस व्यक्तित्व माने जाते हैं, आप सब जानते हैं। और आप भी काफ़ी फेमस और व्यक्तित्व बनने वाले हैं, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत आगे जाएंगे और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिए होंगे, मैं उम्मीद करता हूं। और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा, मैं आशा करता हूं आप लोग जरूर बताएंगे। और इन्होंने अरविंद घोष का क्या था, न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड, इनके पुस्तक का नाम था, अरविंद घोष जी। तो आप लोग इसे देख लिए होंगे। इनका जो आश्रम है काफ़ी अच्छा है। अरविंद महर्षि अरविंद घोष जी काफ़ी महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। अगर हम बात करें, मुगल प्रशासन में साहबनी निगार का क्या अर्थ था, मुगल प्रशासन में साहबनी निगार का क्या अर्थ था। इसमें 4 ऑप्शन है, लेकिन हमने आंसर पहले बता दिया, आप भी इसको आंसर जानते हैं, ऐसी बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन, जागीरदारों पर नियंत्रण इसका करेक्ट आंसर है। जागीरदारों पर नियंत्रण इसका करेक्ट आंसर। दोस्तों आप लोग इसे नोट कर लिए होंगे। तो
तो क्या है दोस्तों, मुगल प्रशासन में सवाहिनी निगार का क्या अर्थ होता है, तो जागीरदारों पर नियंत्रण इसका करेक्ट आंसर है। अगर हम बात कर लेते हैं इसे अच्छे से, मुगल प्रशासन में सवाहिनी निगार का अर्थ होता है जागीरदारों पर नियंत्रण, जागीरदारों पर कंट्रोल करना। जागीरदारों पर नियंत्रण रखने के लिए एक महत्वपूर्ण अभिकरण क्या था, सवाहिनी निगार या जागीरदारों की कार्यवाही या जागीरों की तत्कालिक स्थिति का विवरण केंद्र को भेजता था। जो सवाहिनी निगार था वह देख रेख करता था जागीरदारों की स्थिति ठीक है, वो अपने जागीर में अपने मनसब में व्यवस्थाएं ठीक कर रहे हैं, सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं, कोई लूटपाट तो नहीं कर रहे हैं, लोगों के साथ अन्याय तो नहीं कर रहे हैं। तो सवाहिनी निगार का अर्थ होता था कि वह यह सारी सूचना केंद्र तक भेजता था, सवाहिनी निगार भेजता था, जागीरदारी व्यवस्था ठीक चल रही है, वहां सभी को अच्छे से न्याय मिल रहा है, सबके साथ अच्छा व्यवहार किया जाता है। तो यह सब जो सवाहिनी निगार था वह केंद्र तक भेजता था। कौन, सवाहिनी निगार भेजता था। और इससे शासक लोगों को जानकारी मिल जाती थी। जो आपकी जमादमी है, यह राजस्व प्राप्त अनुमानित आय को कहा गया था, जिसमें भू राजस्व के अलावा हासिल एवं पेशकश जैसे अन्य कराधानों से भी प्राप्त होने वाली आय सम्मिलित होती थी। और इनाम जो था उन जमीनों को कहा जाता था जिनके साथ किसी प्रकार का कोई प्रशासनिक दायित्व नहीं जुड़ा होता था। इनाम कौन था, जिनके साथ कोई प्रशासनिक जमीन नहीं, कोई प्रशासनिक दायित्व नहीं जुड़ा होता था। मदद ए मास क्या होता है आप सब जानते हैं, दान में इसको दे दिया जाता था मदद ए मास। औरंगजेब काफी बार मदद ए मास का प्रयोग करता है, आप सब जानते हैं। यह व्यक्ति जो उस पर आजीवन भू राजस्व संग्रह का अधिकार होता था। अब वतन, यह जागीर होती थी जो अनुवांशिक राजाओं व जमींदारों को उन्हीं के प्रदेश में दे दी जाती थी, उसको वतन कहा जाता था। और अल्तमा जागीर, जहांगीर शुरुआत करता है, आप सब जानते हैं जहांगीर समय हुई थी और एक सरकारी अनुदान के रूप में केवल उसे दिया जाता था जिस परिवार का बादशाह की विशेष कृपा होती थी, जिस पर बादशाह का विशेष कृपा होती थी। दोस्तों आप सब जानते हैं, जिस पर राजा कृपा उसी पे प्रजा भी कृपा, जिस पे राजा कृपा हो गया उसका तो बल्ले बल्ले ही हो गया, आप सब जानते हैं। बाकी उस जागीर वाली भूमि कहा जाता था जिससे पुराने जागीरदार ने दंड स्वरूप छीनकर नए मनसबदार को आवंटित करने के लिए सुरक्षित रख ली जाती थी। इसके बाद उनकी व्याख्या अगर हम बात करें दोस्तों, अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस शासक ने सबसे कम स्वर्ण प्रतिशत वाले स्वर्ण सिक्के जारी किए थे। तो आपका विष्णुगुप्त आपके करेक्ट आंसर है दोस्तों। ये गुप्त काल का प्रश्न था, आप लोग इसे अच्छे से देख लीजिए। विष्णुगुप्त आपके कम स्वर्ण प्रतिशत सिक्के जारी करने वाला शासक था। यहाँ तक आप लोग इसे नोट कर लिए होंगे दोस्तों। अगर हम बात करें गुप्त शासकों में, विष्णुगुप्त ने सबसे कम स्वर्ण प्रतिशत वाले सिक्के जारी किए थे। गुप्त मुद्राओं को राष्ट्रीय मुद्रा एवं प्रचार मुद्रा भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त कुमार देवी वाले सिक्कों का प्रचलन करता है कौन, चंद्रगुप्त। और देवी प्रकार के सिक्कों का प्रचलन कौन करता है, चंद्रगुप्त प्रथम करता है। अगर हम बात करें इस पर, चंद्रगुप्त प्रथम और कुमार देवी चित्र बने हुए थे। दोस्तों आप लोग सिक्के अच्छे से देख लीजिए, गुप्त काल के काफ़ी गुप्त काल से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न थे, हमने सोचा आप लोगों को शेयर कर दिया जाए, लेकिन आप सब पहले भी पढ़ लिए होंगे। आप सब होनहार हैं, 2023 सिर्फ आपका है। 2023 में आप जिस एग्जाम की तैयारी करें आप सब उसे फोड़ रहे हैं। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ हार्ड वर्क। जिंदगी उसके जो जिंदगी से घबराते हैं, जिंदगी उसके जो जिंदगी से टकराते हैं। ऑल द बेस्ट दोस्तों, धन्यवाद।